नीट स्पेशल सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। कह रहा है क्वेश्चन, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज an area of 6 into 10 power minus 3 meter square and the distance between the plates is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लें, कहना क्या चाहता है इसमें। तो बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी दो प्लेट है और ये दोनों पैरेलल प्लेट है। प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम डी कहते हैं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 mm। तो मिलीमीटर, मिली को हटा देंगे 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, एसआई में बन गया। mm एक मिली है और एक मीटर है, तो मिली अगर हटा देंगे तो 10 पावर माइनस 3 रख देंगे तो मिली हट गया और एक रह गया वो मीटर, एसआई में आ गया। प्लेट्स का जो एरिया है दोनों प्लेट्स का, तो एरिया दिया हुआ है बच्चों 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ये एरिया भी मेंशन है। अब करें कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब इसके कैपेसिटेंस को निकालना है हम लोग को। तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो पहले निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस। तो ये 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 होता है और A का वैल्यू मेंशन है कितना, 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन डिस्टेंस है 3 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो 10 पावर माइनस 3 को हमने कैंसिल करा और दूसरा है कि यहाँ 3 को यहाँ से कैंसिल कर दो, 3 टू जा 6। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 टू जा 10 0, 8 टू जा 16 प्लस 1 17 एंड 8 टू जा 16 प्लस 1 17। तो ये हो गया बच्चों इतना 17, 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल आ गया और ये हो गया 8 10 पावर माइनस 12। इसको रफली हम लोग 18 मान सकते हैं, या नहीं मानोगे तो 17.7 ही रहने दो। 17.7 ये कैपेसिटेंस हो गया, जिसको हम लोग फैराड कहते हैं। और अगर रफली अगर ले लेते हैं तो ये 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैराड हो जाएगा और 18 और 10 पावर माइनस 12 को पीको भी कहते हैं, तो इसको हम लोग पीको फैराड भी कहते हैं। तो अब इसको आराम से लिख लो बच्चों। एक तो ये मिल गया, कैपेसिटेंस निकालना था। उसके बाद कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसके रेफरेंस में हम लोगों को कह रहा है कि कैलकुलेट कैपेसिटेंस, तो हम निकाल लिया। इफ दिस कैपेसिटर, अब इस कैपेसिटर को हम लोग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, एक सोर्स से इसको हमने कनेक्ट कर दिया और इस सोर्स का जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट इसका वोल्टेज सप्लाई है। तो कह रहा है कि प्लेट्स जो चार्ज होगा, जब आप सोर्स से जोड़ दोगे तो ये प्लेट्स चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो चार्ज कितना होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Q अपॉन V होता है। यहीं से अगर चार्ज निकालोगे तो CV हो जाएगा, तो चार्ज का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, CV होगा। कैपेसिटेंस कितना आया हमारा 18 पिको फैराड। अगर P को हटाना चाहोगे तो 10 पावर माइनस 12 फैराड हो जाएगा रफली। और V का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो V का वैल्यू 100 है, 100। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 पावर 100 का मतलब है कि 10 पावर ये माइनस 12 है और ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो 18 इंटू 10 पावर, ये पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 12 में प्लस 2 आप ऐड कर दोगे तो माइनस 10 हो जाएगा। ये हो गया चार्ज यानी कूलम। एक आंसर तो आपको यहाँ मिल जाता है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये दो चीज हमने निकाला। एक तो इसका कैपेसिटेंस हो गया आपका 18 पिको फैराड, या अगर ये कहें कि सोर्स से जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो प्लेट्स में जो चार्ज आ गया इतना कूलम चार्ज है, 18 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम चार्ज आ गया। तो इतना चार्ज इसके प्लेट के अंदर आके समा गया जब इससे आप इसको कनेक्ट कर दोगे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर
गिवन इन एक्सरसाइज 8, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें उस कैपेसिटेंस के साथ क्या घटना घटने वाला है, कब अ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वेर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। चलो, यानी हमारे पास यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हमने इसको सोर्स से जोड़ करके इसको चार्ज भरने के काम करा था। जब कुछ नहीं था, एयर था, तो ये 18 पिको फैराड उसका कैपेसिटेंस था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो ये 18 पिको फैराड था। अब इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भर दिया और ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस माइका है, अब्रक है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो 6 है। ये डाल दिया गया प्लेट्स के बीच में। तो अब कह रहा है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, दो ऑप्शन आ गया, यानी जब वोल्टेज सप्लाई जो है, यानी जो 100 वोल्ट का हमने एक सोर्स लिया था 100 वोल्ट का, तो कह रहा है कि ये वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है। उसी दौरान हमने एक माइका का प्लेट या माइका का एक स्लेब जो इसके अंदर रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर इज गिवन, अब क्या होगा, अब क्या का मतलब है, क्या प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्लेटों में चार्ज कितना होगा, उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपने ये माइका इसके अंदर भर दिया तो कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इसका बढ़ गया। कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड सी नॉट, यानी जब कुछ नहीं था, एयर था, तो एयर के रहते हुए सी नॉट है, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया तो इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और ये के का वैल्यू यहाँ 6 है, ये हो गया 18 पिको फैराड। इसका मतलब है ये हो जाएगा 108 पिको फैराड। कैपेसिटेंस आपको इतना हो जाएगा, लिख लो। एक तो ये मिल गया हमें। दूसरा कह रहा है कि प्लेट्स का चार्ज कितना होगा, कैपेसिटी बढ़ गया तो इसका मतलब चार्ज रखने का जो मामला है वो बढ़ जाएगा। अब ये देखना है हमें कि इस पर चार्ज पहले कितना था। जब इसको हम लोगों ने पहले केस में इसको सोर्स से जोड़ करके चार्ज किया था तो चार्ज कितना था उसका, वो चार्ज देखना है। तो उसको जब हमने चार्ज करा था तो ये चार्ज आया था 18 × 10⁻⁻10 कूलम, इतना चार्ज उस प्लेट के अंदर आ गया था। अब कैपेसिटी चूंकि बढ़ गया है तो अब चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली कैपेसिटी बढ़ गया तो अब चार्ज रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। पहले था कितना, 18 × 10⁻⁻10। अब जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज बराबर सी भी होता है, तो ये सी भी, अभी सी का वैल्यू कितना हुआ 108 और भी हमारा वही 100 वोल्ट का ही है। चूंकि यहाँ पे ये 100 वोल्ट ऐसा ही है और ये 108 जो है पिको फैराड है, तो पिको को हटाना होगा, चूंकि ये भी ऐसा ही होना चाहिए। तो पी अगर हटा दोगे बच्चों तो पी की जगह पे 10⁻⁻12 आ जाएगा। अब चार्ज ये एसआई में यानी कूलम आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 108 10 यहाँ -10 है और यहाँ पे 10⁻2 है, तो 2 और -12 है और ये 2 है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -10, यहाँ हो गया इतना। अब यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं तो इतना कूलम चार्ज है। और अगर मान लेते हैं थोड़ा सा और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो साइंटिफिक मेथड में रखना चाहेंगे तो ये जो है डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 1.08 करोगे, इसका मतलब है कि 10 पर यहाँ 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, यानी चूंकि वैल्यू हमने 2 डिजिट घटाया तो यहाँ 2 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यानी -10 में 2 प्लस अगर बढ़ा देंगे तो -8 हो जाएगा, यानी इतना कूलम चार्ज इसका बढ़ गया। यानी जब हम लोग उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लेब रख देंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा और प्लेट का चार्ज भी बढ़ जाएगा। आराम से लिख लो बच्चों इसको। ये तब है जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है, उसी दौरान हमने इसके अंदर ये डाल दिया है। अब केस बी में कह रहा है, केस बी थोड़ा सा अलग है। केस बी को हम लोग देखते हैं। केस बी में कह रहा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, यानी ये जो सप्लाई है जब हमने उसको चार्ज कर दिया था पहले,
फर्स्ट टाइम जो इसको चार्ज किया था तो फर्स्ट टाइम हमारा चार्ज कितना आया था उसमें 18 इंटू, यानी पहले जो चार्ज था 18 इंटू 10 पावर -10 कूलम चार्ज था। तो यहाँ जो पहले चार्ज था जब कुछ नहीं था इसके प्लेट के अंदर में, तो ये जो 18 इंटू 10 पावर -10 कूलम चार्ज था। अब हमने क्या करा कि अब सप्लाई देने वाला जो सोर्स था उसको हटा दिया, उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला तो ऑटोमेटिकली इसका कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाएगा, कैपेसिटेंस जो C0 में था वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कैपेसिटेंस हमारा 108 पिकोफैराड हो जाएगा, पिकोफैराड बन जाएगा, पिकोफैराड कैपेसिटेंस हमारा इतना बढ़ जाएगा। अब रही बात उसके अंदर चार्ज का, तो चार्ज इसका नहीं बढ़ेगा बच्चों। चार्ज इसलिए नहीं बढ़ेगा, पहले जितना चार्ज था वही चार्ज रहेगा, क्योंकि जो चार्ज बढ़ाने वाला जो कैपेसिटी जब बढ़ गया तो चार्ज उसके अंदर हम भर सकते हैं और भी चार्ज भर सकता था, लेकिन चार्ज भरने वाला या सप्लाई करने वाला चार्ज जो उसको सप्लाई करेगा या भरेगा प्लेट्स में, वो सोर्स ही हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अब जो चार्ज प्लेट में था वही चार्ज रहेगा, यानी ये चार्ज हमारा 18 इंटू 10 पावर -10 कूलम ही रहेगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा। अब रही बात प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल अब घट जाएगा, क्योंकि जब स्पेस बनेगा तो लेवल कम हो जाता है। पोटेंशियल को लेवल कहते हैं। या मान लो जैसे किसी बोरी में किसी चीज़ को भर के जब उसको भर दिया हमने लबालब, उसके जो एंड है हाइट तक वहाँ तक बढ़ गया, अब स्पेस नहीं है, लेकिन जब उसको पटक के बढ़िया से कोच काच करके उसमें अगर जगह बनाते हैं तो उसमें और भी कोई चीज़ उसमें रखा जा सकता है। तो आप कहने का मतलब है कि जब आपने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दिया और चीज़ रखने का, आपके पास कोई चीज़ रहेगा तब रखोगे। कैपेसिटी तो बढ़ गया लेकिन कोई चीज़ आपके पास है नहीं, जो चीज़ उस बोरे के अंदर है वही है। तो चीज़ हमारा चार्ज है, गर्चे उसका कैपेसिटी हमारा बढ़ गया लेकिन चार्जवा क्या होगा, वही रहेगा, क्योंकि चार्ज सप्लाई करने वाला या चार्ज करने वाला प्लेट्स को जो सोर्स है वो सोर्स ही नहीं है हमारा। लेकिन अब लेवल क्या हो गया, घट गया। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, लेवल होता है। जो पहले लेवल था वो लेवल डाउन हो गया। लेवल को हम लोग पोटेंशियल से डिनोट करते हैं, यानी लेवल यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल घट जाएगा। कितना, तो जितना हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से उसका कैपेसिटी बढ़ाया उतना से उसका वैल्यू घट जाएगा, यानी लेवल कम हो जाएगा। यानी लेवल कितना था पहले हमारा सप्लाई का 100 था, तो अब 100 से कम हो जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना होगा, तो 100/6। तो वोल्टेज इतना से आपको कम हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन दोनों आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, a 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? कह रहा है कि 12 picofarad कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू है 12 पिकोफैराड। इसको 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, यानी वोल्टेज सप्लाई जो है वो 50 वोल्ट है। ठीक। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कहता है उस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना स्टोर हो गया। तो सिंपल है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV² हाफ, और C का वैल्यू यहाँ कितना है 12, पिको को हटाते हैं 10 पावर -12 कर दिया, और उसके बाद भी हमारा SI में वोल्ट है, V² बोले तो 50। तो अब ये हो गया आपको यहाँ से 2 यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, ये 6 हो जाएगा, और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2500 हो जाएगा, और 2500 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, और फिर ये 2 0 यहाँ आ गया। तो ये हो गया आपको टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 15000, और फिर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पावर -12। 50 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 या 25 और 2 0 आ गया। उसके बाद हमको ये 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 25 को 4 टाइम चलाते हैं तो 100 हो जाता है, और फिर 2 टाइम चलाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो 150 हो गया।
तो अब इस वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड में रखना चाहते हैं, तो डेसिमल उठा करके यहाँ लाते हैं, 1.5 हो जाएगा। और हमने 1 2 3 4 डिजिट लेके आया, तो यहाँ पे 4 पावर इसमें प्लस बढ़ जाएगा, तो -12 में अगर +4 कर देंगे तो -8 हो जाएगा। तो -8 चूँकि एनर्जी है तो हम लोग इसको जूल कहेंगे। लिख लो बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? Very simple. पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने एक सोर्स से चार्ज करा और उस सोर्स का जो वैल्यू है वो 200 वोल्ट सप्लाई था। ये 200 वोल्ट सप्लाई से हमने इसको चार्ज करा, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस कितना था, फर्स्ट केस में दे देते हैं। कैपेसिटेंस का था 600 पिकोफैराड इज चार्ज बाय 200 वोल्ट। 200 वोल्ट से हमने इसको चार्ज कर दिया। अब क्या किया, हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी सोर्स से हटा करके इस कैपेसिटर को हमने क्या करा, इसको दूसरे कैपेसिटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल। अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ कितना है, 600 पिकोफैराड, और जिस कैपेसिटर से हमने कनेक्ट करा वो अनचार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है। इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज Q2 नहीं है, 0 है। और दूसरा जो अनचार्ज है उसका भी कैपेसिटेंस उतना ही है, 600 पिकोफैराड इसका भी है, पिकोफैराड इसका भी है। अब कह रहे हैं कि हमने इस तरह से एक कैपेसिटर को चार्ज करा, चार्जर को हटा दिया, और एक अनचार्ज कैपेसिटर जिसमें कोई चार्ज नहीं है उससे इस चार्ज वाले कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया। तो अब ये कैपेसिटर जो है ये इसको भी चार्ज करेगा। तो कह रहा है कि इस तरह जब चार्ज करेगा तो एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले जब इसको हम लोग अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो उस समय दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। यहाँ तो इसका पोटेंशियल 200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल तो वही हो जाएगा, V1 इसका 200 वोल्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले कुछ डेटा है उसको लिख लेते हैं। C1 कितना है हमारा, 600 पिकोफैराड को 10 पावर -12 फैराड लिख देते हैं, और उसके बाद वोल्टेज इसका कितना है, 200 वोल्ट है, इतना है। और दूसरा केस क्या है, तो जब हम लोग अनचार्ज से जोड़ा तो अनचार्ज का कैपेसिटेंस वो है सेम, यानी 600 10 पावर -12 फैराड। उसके बाद और उसका पोटेंशियल कुछ नहीं है, प्लेटों के बीच में अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने उसको किसी चार्ज सोर्स से हमने कनेक्ट किया ही नहीं है। तो V2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमको चार्ज करने से पहले, उसको चार्ज करने से पहले हमारे सिस्टम के पास एनर्जी कितना है। अभी हमारे सिस्टम के पास एनर्जी कितना है, तो इसको हम एनर्जी बोलते हैं U1। तो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो ये हाफ C1 हो गया हमारा कितना, 600 इंटू 10 पावर -12 है, और V1 स्क्वायर, V यानी 200 है, तो इसको हमने 200 दो बार कर दिया, और उसके बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो ये वैल्यू हमारा टोटल 0 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हमारे पास इतना ही वैल्यू है अभी। तो ये हमने कर दिया 3। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कितना है, 0, और यहाँ 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, और यहाँ 2 0 है, यहाँ 6 0 है, यानी और यहाँ 10 पावर -12। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 12 इंटू 10 पावर
+6 - 12 तो -6 हो जाएगा। अभी इसको इतना ही रखते हैं, है ना, या अगर इसको ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक मेथड में रखेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा। तो चलो अब इसको उतना ही फॉर्म में रखते हैं। ये हमारा इनिशियल स्टेज में जो एनर्जी है इतना जूल है, इतना एनर्जी हमारा इनिशियल स्टेज में है। अब हम लोगों ने क्या करा, उसको हमने अब कनेक्ट कर दिया दूसरे अनचार्ज वाले कैपेसिटर से। तो अब अनचार्ज कैपेसिटर से जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तब हमारा कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्योंकि एक भरा हुआ है और एक खाली है, एक भरा हुआ है एक खाली है, तो ऑटोमेटिकली एक खाली होगा और एक भरा होगा। तो अब हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, लेवल क्या हो जाएगा, जो भरा हुआ उसका लेवल डाउन हो जाएगा, जो खाली है उसका लेवल कुछ उड़ जाएगा। तो दोनों को मिला के हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो वो हम लोगों को निकाल देना है। तो हम लोग इसको यहाँ से आउट करते हैं। कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी एक दो कैपेसिटर को आप जब कनेक्ट करोगे और कनेक्ट करने के बाद उनका पोटेंशियल जो होगा, कॉमन पोटेंशियल C नहीं, कॉमन पोटेंशियल जो होगा यानी V, तो V का वैल्यू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 V1। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 है कितना 600 इंटू 10 पावर -12। C2 तो है लेकिन V2 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अपॉन कितना है C1 और V1 हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया C1 और V1 कितना है 200 है, V1 200 अपॉन C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करना है, दोनों सेम है, दोनों को दो बार, एक बार इसको डबल ऐड हो जा रहा है, चूंकि दोनों सेम वैल्यू है तो ट्वाइस ऑफ कर दो, 600 इंटू 10 पावर -12। तो ये वैल्यू तो यहाँ से कट जाएगा पूरा का पूरा, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल कर दो, 100 वोल्ट हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा ये है, उसको ऐसे समझो कॉमन लैंग्वेज में, जैसे मान लो ये एक पॉट है, इसका जो कैपेसिटी है 200 लीटर यहाँ पे, या 200 मीटर इसका लेवल है, पोटेंशियल बोले तो लेवल। और उसके बाद क्या हमने इतना ही साइज का एक दूसरा पॉट लिया और इसको दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब ये पानी इधर से इधर की तरफ आएगा, चूंकि दोनों का जो वॉल्यूम सेम है, कैपेसिटी जो दोनों का सेम है, दोनों का कैपेसिटी सेम है। तो अगर सेम कैपेसिटी है तो ये हाफ पानी इसके अंदर आ जाएगा और हाफ यहीं पे रहेगा, आधा बढ़ जाएगा। तो आधा बढ़ जाएगा तो पूरा का ये 200 हाइट था, अब आधा का क्या हो जाएगा 100। तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, तो उसका जो वोल्टेज है, लेवल है, वो 100 आ जाएगा। तो अब हमें सेकंड केस में उसका एनर्जी देखना पड़ेगा कि सेकंड केस में हमारा एनर्जी कितना है। तो एनर्जी हमारा सेकंड केस में हम लोग U2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ। अब कैपेसिटेंस दोनों का तो ऐड हो गया, तो दोनों का कैपेसिटेंस ऐड होकर के जगह इतना बढ़ गया C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर यानी CV स्क्वायर होता है हाफ CV स्क्वायर, तो 1/2। अब ये C1 प्लस C2 को आप ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, दोनों सेम चीज़ है तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। तो ये ट्वाइस ऑफ 600 इंटू 10 पावर -12 और V2 स्क्वायर V है 100, तो 100 मल्टीप्लाइड 100 कर दो। तो अब ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से ट्वाइस है तो ये यहाँ से ये हट गया, ये वैल्यू इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ कितना हो गया 600 को हम यहाँ 6 लिख देते हैं, और 10 पावर यहाँ पे देखो 10 पावर -12 है, यहाँ पे 20 40 है 20 60। तो अब यहाँ 10 पावर 6 हो गया, यानी 10 पावर ये -12, और इन सब जीरो को इसको मिलाएंगे तो 6 यानी 10 पावर 6 हो गया। तो ये हो गया 6 इंटू 10 पावर -12 प्लस 6, तो -6 हो जाएगा, इतना जूल हो गया। सेकंड केस में इतना एनर्जी हुआ। तो एनर्जी का लॉस कितना हो गया, एनर्जी का हमें लॉस दिखाना है, तो एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लॉस इन एनर्जी में कितना का हानि होता है। पहले कितना एनर्जी था हमारा 12 इंटू 10 पावर
माइनस 6 जूल। अब एनर्जी कितना हो गया 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। अब इसको घटाएंगे 10 पावर माइनस 6 कॉमन आउट हो जाएगा तो 12 माइनस 6 और 10 पावर माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया। अब ये हो गया 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 यानी इतना जूल एनर्जी हमें लॉस हो गया। लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज में, a free pith ball A of 8 gram carries positive charge of 5 into 10 power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed at 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? इसको हम लोग ऐसे साधारण भाषा में इसको ऐसे समझते हैं। हमारे पास एक पिथ बॉल है ए, इस ए का मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 8 ग्राम और इसमें चार्ज भी दिया हुआ है और वह चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और ये वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। अब जस्ट इसके ठीक नीचे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा पिथ बॉल है जस्ट बिलो। अब कह रहे हैं कि व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब जो हमारा एक बॉल है पिथ बॉल बी, इसमें चार्ज कितना होगा और नेचर क्या होगा, यानी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये पता करना है। सो दैट कि अपर बॉल इज स्टेशनरी, यानी ऊपर वाला जो बॉल है वो बॉल स्टेशनरी रहे, मतलब हवा में ही रहे, नीचे गिरे नहीं। तो हमें इसको कितना चार्ज देना होगा और वो चार्ज का नेचर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में है, फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम carries a positive charge of such and what must be the nature and the magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former and so that upper ball is stationary। यानी हमें इसको कितना चार्ज देना होगा। यहाँ पे इसका मास के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो मास यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है और मास से हमें कोई लेना देना इसका भी नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें चार्ज का नेचर क्या होगा। प्राइमा फेसी इसका नेचर तो पॉजिटिव ही होगा, इसका नेचर पॉजिटिव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जबकि अट्रैक्ट नहीं करना है, उसको रिपेल करना है। यानी ये बॉल उस पर इस तरह से फोर्स ऊपर की तरफ लगाना है, जिस तरह से रिपल्सिव फोर्स अगर लगेगा तभी वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही देना पड़ेगा तब रिपेल करेगा। तो ये तो है कि इसका नेचर पॉजिटिव हो गया। अब कितना ये नहीं पता, ये हमें निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब ये बॉल अगर हवा में लटक रहा है, फ्लॉट कर रहा है, तैर रहा है, तो दो बात इसमें काम करेगा। एक तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ऊपर की तरफ काम करेगा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कूलम फोर्स। दूसरा इसका वेट होगा, mg होगा, जो mg इसको नीचे की तरफ लाना चाहेगा। एक समय ऐसा होगा mg जो उसका वेट भार नीचे और जो ये इस पर जो फोर्स लगाते हैं रिपल्सिव, वो दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो उस समय वो हवा में लटकेगा, यानी वहां पे स्टेशनरी रहेगा, बॉल नीचे नहीं आएगा। तो अब स्टेशनरी के लिए हमें ये पता है कि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स है वो उसके वेट के बराबर होना चाहिए। तो ये जो फोर्स होता है कूलम फोर्स, ये हमारे 9 × 10 पावर 9 होता है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इसका चार्ज मेंशन है यहाँ पे 5 × 10 पावर माइनस 8। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ये हो गया कूलम फोर्स से, कूलम फोर्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एक का चार्ज इतना, इसका चार्ज हमें नहीं पता, हमने क्यों ले लिया, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस इसका 5 सेंटीमीटर है, सेंटी हटा देंगे 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। ये बराबर mg यानी इसके वेट के बराबर होगा। m कितना है उसका, m है उसका 8 ग्राम, m है 8 ग्राम। तो 8 ग्राम, ग्राम को kg बनाना है तो 10 पावर माइनस 3 कर दिया।
उसके बाद g है, g का मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग आराम के लिए g का न्यूमेरिक्स में हम लोग 10 लेने का एक परंपरा ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हो। अब यहाँ से आपको ये q का वैल्यू सॉल्व करना है, आराम से आप q का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको काम आगे बढ़ा दूँ, आराम से कर सकते हो। 5 इंटू 9 और इंटू यहाँ पे q और 10 पावर यहाँ कर दो, यहाँ 10 पावर 9, 10 पावर -8 यानी 10 पावर 1 हो गया। और यहाँ पे हो गया 5 स्क्वायर, तो 5 2 टाइम्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हो गया 10 का पावर -2 होल स्क्वायर है, तो 10 पावर यहाँ हो जाएगा -4। इधर हो गया 8 इंटू 10 पावर यहाँ 1 अंडरस्टूड है, 10 पावर यहाँ पे -3 है, तो 10 पावर ऐड हो जाएगा, पावर -3 + 1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये q निकालना है। आराम से बच्चों एक 5 यहाँ से कैंसिल कर दो, ये 5 भी यहाँ से कैंसिल कर दो। अब आराम से ये वैल्यू आप सॉल्व करके q का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये काम आपका है, आप इसको कर लो। कहता 2 particles each having a mass of 5 gram and charge 1.0 10 power -7 coulomb stay in limiting equilibrium on a horizontal table with separation 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and the table is same. Find coefficient of friction यानी म्यू निकालना है। ये एक टेबल मान लेते हैं। ये टेबल के ऊपर में 2 पार्टिकल है, पार्टिकल A एंड पार्टिकल B, और इन दोनों में दोनों 2 पार्टिकल each having mass, दोनों का मास दिया हुआ है, मास सेम है। इसका मास है 5 ग्राम और इसका भी मास है 5 ग्राम। मास दोनों में सेम है, each having mass of 5, और दोनों का चार्ज भी सेम है। इसका चार्ज 1 इंटू 1.0 दैट इज 1 इंटू 10 पावर इतना, 10 पावर -7 कर देते हैं ना, इतना कूलम, और इसका भी चार्ज वही है। इसको Q1 Q2 मान लेते हैं, M1 M2 मान लेते हैं थोड़ा सा, ये 10 पावर -7। अब जाहिर है कि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी ये इधर की तरफ भागेगा और ये इधर की तरफ भागेगा। लेकिन कह रहा है कि जिस टेबल के ऊपर रखा हुआ उसके साथ इसका फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। जब वो इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भागना चाहेगा तो उस समय उसी क्षण जो है टेबल और इस बॉडी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स ऐसा है जिस समय ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिपेल करना चाहेगा, उस समय टेबल और इस बॉल के बीच में, इस बॉडी के बीच में एक घर्षण बल काम करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम रहने के लिए जितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उतना अगर हमारा यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर लग जाए, तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर लग जाता है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाता है, तो ये फोर्स अगर इक्वल हो जाएगा तो ये बॉडी या ये बॉल यहाँ से खिसकेगा नहीं, ये पार्टिकल वहाँ से नहीं डिस्प्लेस होगा। तो अब नहीं डिस्प्लेस होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है Fe, ये बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाता है, तो म्यू आर होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों, म्यू आर होता है, म्यू आर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ हो जाएगा इसका म्यू आर। और आर क्या होता है, जब किसी टेबल में रखा हुआ है तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन टेबल उसके ऊपर में एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो इस आर को म्यू से डिनोट कर देंगे तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाता है। तो अब हमें म्यू निकालना है, तो म्यू निकालना है तो यहाँ हो जाएगा Fe अपॉन आर, और यहाँ पे Fe का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों का चार्ज सेम है, तो दोनों का चार्ज सेम है, यानी 10 पावर -7 इंटू 10 पावर -7 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन 10 सेंटीमीटर,
दोनों के बीच में जो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर है, सेंटी को हटाएंगे 10 पावर -2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है ये, ठीक है। n अपॉन mg, r का वैल्यू यहाँ जो है mg के बराबर हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा mg, तो यहाँ r हो गया mg, तो यहाँ m हो गया, पहले बैठा देते हैं या इसको यहाँ कर दो fe अपॉन mg। अब यहाँ m का वैल्यू रख दो बच्चों, आराम से m का वैल्यू रख दो। m का वैल्यू यानी मास है कितना 5 ग्राम, तो 5 ग्राम को 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, kg हो जाएगा, और g का वैल्यू रफली हम लोग 10 लेते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो म्यू हमें मिल जाएगा, तो आप खुद भी इसको सॉल्व करके म्यू का वैल्यू निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन बच्चों, 2 आइडेंटिकल चार्जेस प्लस q, चूंकि अंडरस्टूड है चार्ज पॉजिटिव है, each are kept at a distance r from each other। दो चार्ज है, एक कैपिटल Q है और दूसरा भी वही कैपिटल Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium। What is the magnitude, sign, position of the charge Q? कह रहे हैं कि एक थर्ड चार्ज है Q, इस थर्ड चार्ज को, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है उस लाइन पर रखना है हमें। तो अब मिलाने वाला लाइन पर रखना है तो मे बी के ये बाहर भी रख सकते हैं, दोनों के इधर बाहर रख सकते हैं, दोनों के बीच में कहीं रह सकता है। तो कह रहा है कि वो चार्ज का पोजीशन क्या है, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी साइन, और उसका वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, कितना वो वैल्यू है। तीन चीज हमें निकालना है, यानी कितना चार्ज होगा, दूसरा है कि वो चार्ज का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, और वो चार्ज इस लाइन पर कहाँ पे होगा, किस जगह पे वो चार्ज होगा, यानी उसका डिस्टेंस वगैरह भी पता करना है। तो इतने सारी चीज हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो अब हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही नहीं। अब इसको हमको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो अब अगर कोई चार्ज यहाँ रखते हैं, सपोज दैट अगर पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अब सवाल है कि ये दोनों में रिपल्सन होगा, ये उसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, या यूं कहा जाए पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव भी इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव भी इसको रिपेल करेगा, तो ये तो ऐसे ही भाग जाएगा। वही चीज इधर भी रखोगे तो वही होगा। चलो बीच में अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो बीच वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिलकर के डबल ताकत से इधर भगाएगा, इसको इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है, हमारा लॉजिक कहता है कि ये जो तीसरा चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना पड़ेगा, वो नेगेटिव लेना होगा। और कहाँ लेना होगा, तो बिल्कुल ये मिडिल में लेना होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा और बिल्कुल दोनों के बीच में होगा। क्यों बीच में होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो ये इस चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा और ये उसको उधर रिपेल करेगा। सिमिलर ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये उसको उधर रिपेल करेगा। तो इस केस में ये सब इक्विलिब्रियम में रह सकता है। दूसरा, ये इसको अगर इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तब भी अपनी जगह में रहेगा ये। तो इस केस में इक्विलिब्रियम में रह सकता है। क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑब्वियसली ये जो चार्ज है नेगेटिव नेचर का, इस साइन नेगेटिव साइन वाले चार्ज को हमें मिडिल में रखना पड़ेगा। ये क्लियर है कि उसका पोजीशन क्या होगा, बिल्कुल मिडिल में होगा, और साइन क्या होगा तो नेगेटिव होगा। तो दो का आंसर तो हमने लॉजिक से लगा दिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पहले साइन लिखना है, साइन, तो साइन तो नेगेटिव होगा, क्लियर। उसके बाद पोजीशन की बात कर रहा था कि पोजीशन कहाँ होगा, तो पोजीशन बच्चों बिल्कुल दोनों चार्ज के एग्जैक्टली मिडिल में होगा, मिड पॉइंट ऑफ बोथ चार्जेस, बोथ क्यू चार्जेस, यानी जो दो क्यू चार्ज है कैपिटल, उनके बिल्कुल मिडिल पॉइंट में होगा। अब रह गया कि ये कितना होगा, कितना चार्ज होगा। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन सब का नाम दे देते हैं। पहले इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम
ए पॉइंट, इसका नाम देते हैं पॉइंट बी और इसका नाम देते हैं सी पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट हमने इसका नाम दिया। अब देखो ये पॉइंट वाला चार्ज है, मान लो इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स इसको रिपेल करने में लगाएगा उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करने के लिए लगा रहा है, तो ये चार्ज हमारा इसी जगह पे रहेगा। इसका मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी चार्ज के बीच का फोर्स बराबर किसका होना चाहिए, ये उसको उधर रिपेल करेगा और ये उसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स बिटवीन बी एंड सी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इक्विलिब्रियम में चार्ज रह सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एट इक्विलिब्रियम, यानी उसे हमें समतुल्य अवस्था में रखना है। तो अब ए और बी में जो चार्ज है उसके बीच का कूलम फोर्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो यहाँ आर है तो आर स्क्वायर हो गया। यहाँ कूलम फोर्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यहाँ पे चार्ज हमारा क्यू है और वहाँ पे चार्ज दिया हुआ है हमें कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस आर अपॉन 2 हो जाएगा, तो आर अपॉन 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिलेशन में हमारा यहाँ क्या क्या कैंसिल होता है बच्चों, तो कैंसिलेशन में हमारा यहाँ कूलम फोर्स कांस्टेंट और ये कैपिटल क्यू चार्ज कैंसिल हो जाता है। तो हमें स्मॉल क्यू चार्ज का वैल्यू निकालना है, तो यहीं पे उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, हमें निकालना है स्मॉल क्यू चार्ज। यहाँ पे कितना रह गया बच्चों, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया स्मॉल क्यू अपॉन आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 सेकेंड आर स्क्वायर भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4Q इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q एंड Q इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन 4। और चूंकि नेगेटिव नेचर का चार्ज है तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4E एंड प्लस E आर फिक्स एट ए डिस्टेंस A अपार्ट। यहाँ पे 2 चार्ज फिक्स्ड है, मतलब ये एक जगह फिक्स कर दिया गया है, इसको हमने Q1 कर दिया, ये प्लस 4E है, और सम डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है Q2 और ये प्लस E है। ये दोनों चार्ज मतलब फिक्स किया हुआ है, वहां से खिसकना नहीं है, दोनों को यहाँ से ये डिस्प्लेस नहीं होना है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस बच्चों वो है A। Where should a third point charge Q be placed on the line joining the 2 charges so that it may be in equilibrium, in which case the equilibrium will be stable and in which unstable। तो कह रहा है कि 2 चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, एक चार्ज है E और इसका 4 टाइम्स दूसरा चार्ज है 4E। अब इनके बीच में एक चार्ज को हमें रखना है और वह चार्ज क्या है, Q है, और ये चार्ज Q है, ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो 2 केस मान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस कि वो चार्ज हमारा पॉजिटिव है, Q ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चार्ज कहाँ रखना है, दोनों के बीच में। मान लिया कि हमने उस चार्ज को इस पॉइंट पे रखा, यहाँ पे रखा A पॉइंट पे, इसका नाम यहाँ A दे देते हैं, दिस इज B, और ये C पॉइंट पे हमने उस Q चार्ज को रखा, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमने ले लिया x, और ये डिस्टेंस बच गया हमारा A माइनस x। पूरी डिस्टेंस A है, इधर से आपने x निकाल लिया तो ये बचा A माइनस x। देखो अब अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज तो फिक्स है, यहाँ से इधर नहीं भागेगा, ये चार्ज इसको रिपेल तो करेगा, इधर नहीं जाएगा, लेकिन ये जब इसको रिपेल करेगा इधर भागना चाहेगा। ये चार्ज भी फिक्स है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो उधर ये नहीं जाएगा, चूंकि ये फिक्स है, लेकिन जब ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका रिपल्सिव फोर्स इधर और इसका रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, और दोनों का रिपल्सिव फोर्स अगर इक्वल हो जाएगा तो वो चार्ज वहां पे एज इट इज रहेगा। इसका मतलब है वहां पे चार्ज को फिक्स रहने के लिए इनके द्वारा लगाया गया फोर्स और उनके द्वारा लगाया गया फोर्स बराबर होना चाहिए, नहीं F
ए और सी जो है वो एफ बी सी के बराबर होना चाहिए। ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच के चार्ज का जो वैल्यू है, फोर्स का जो वैल्यू है, तो वो बी और सी के चार्ज के बीच के फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो कूलम कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ए है हमारा 4E और सी में है हमारा Q अपॉन, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे वैल्यू है हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ कितना है x² है, ये डिस्टेंस हमने x मान लिया है। अब यहाँ भी फोर्स, कूलम फोर्स कांस्टेंट बी एंड सी के बीच, तो दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट वो E है और यहाँ पे Q है अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर बोले तो A माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे, E यहाँ से कैंसिल कर देंगे और हमारा Q भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू फाइनली बच रहा है यहाँ 4/x² और यहाँ बच रहा है हमारा 1/A माइनस एक्स और ये होल स्क्वायर है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × A माइनस एक्स होल स्क्वायर, इधर हो गया x²। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ A माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू x²। अब अगर ये स्क्वायर को हटा देंगे दोनों तरफ का, तो ट्वाइस ऑफ A माइनस एक्स और इधर हो जाएगा प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन मांगता है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप चाहो तो पॉज करके, तो यहाँ अगर हम पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन को अगर लेते हैं तो ट्वाइस ऑफ A माइनस एक्स इक्वल टू उधर x हो जाएगा, यानी 2A माइनस 2x इक्वल टू x हो जाएगा। 2x को इधर कर देते हैं तो 3x हो जाएगा, यानी x हमको निकालना है तो 3 इधर कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ A अपॉन 3। तो ये ट्वाइस ऑफ A अपॉन 3 हो गया हमारा डिस्टेंस, यानी 4E चार्ज से कितनी दूरी पर है, उसका पोजीशन 2A अपॉन 3 दूरी पर है। अगर हमने इसका नेगेटिव वैल्यू अगर लिया होता तो क्या होता, तो देख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू यहाँ एडमिसिबल नहीं है, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ A हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2x, इधर हो जाएगा माइनस एक्स। 2A इक्वल टू, ये 2x को इधर कर दो, तो 2x इधर कर देंगे तो यहाँ x माइनस है, 2x प्लस हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा 2x प्लस और यहाँ पे x माइनस, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगा यहाँ पे x। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 2A। तो ये एडमिसेबल वैल्यू नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल है, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों A है, और अगर यही डिस्टेंस x का मतलब ये x अगर 2A हो जाएगा तो ये तो A टोटल दूरी A है, ये में हाफ या बीच वाला दूरी तो और कम ना होगा, 2A कहाँ होगा, 2 का मतलब होगा बाहर चला गया, तो बीच में ये जगह पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है पॉसिबल डिस्टेंस कितना है, 2A अपॉन 3, ये पॉसिबल है। अब कह रहा है कि इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करते हैं तो ये बात है। अब ये पॉजिटिव चार्ज में इसकी इक्विलिब्रियम को हम टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। इक्विलिब्रियम का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्कशन करेंगे। देखो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा इधर खिसकाओगे, ये पॉजिटिव इसको नजदीक हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगा तो ज्यादा फोर्स से खिसकाएगा, और इधर का फोर्स कमजोर पड़ जाएगा, ये उसको उधर रिपेल करेगा, वो कमजोर पड़ेगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगा, इसका दूरी कम है या ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब है कि चार्ज को फिर वो अपनी जगह में लाके छोड़ देगा। या अगर इसको इधर की तरफ खिसकाते हैं तो दूरी कम होने की वजह से इसका फोर्स बढ़ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, और इसका रिपल्सिव फोर्स घट जाएगा। ये रिपल्स कम फोर्स से रिपेल करेगा, ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, तो फिर उसको उठा करके यहाँ बैठा देगा। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम है हमारा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ लिखेंगे
पॉजिटिव क्यू अगर पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम होगा, जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता मान लो, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी जगह में जहां जितना ये फोर्स लगा के खींच रहा है उतना फोर्स लगा के ये भी खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो अपनी जगह पे है। तो हमने थोड़ा सा अगर इसको इधर खिसका दिया तो इसके खींचने की शक्ति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसके खींचने की शक्ति कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो इधर डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये दूरी बढ़ जाने की वजह से इसका फोर्स कम पड़ जाएगा। तो कम फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी अगर खिसका दिया तो इधर की तरफ चला जाएगा, या इधर की तरफ खिसका दिया तो इनका फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और इसका फोर्स में अट्रैक्शन कम पड़ जाएगा क्योंकि इससे इसकी दूरी बढ़ जाएगी, तो उस समय वो इधर की तरफ आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाए तो यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि वो यहाँ से खिसक जाएगा। तो अगर हमारा चार्ज यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, बताना था कि किसमें स्टेबल होगा किसमें अनस्टेबल होगा। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें, और आप बेहतर है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ काफ़ी वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बेसिक फंडा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी चूँकि बेस कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सारे न्यूमेरिक्स है, इससे आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहें, हमें प्रोत्साहित करते रहें, और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर सप्लीमेंट आपको लाता रहूं और मैं आपको देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।